हेलो साथियों, नमस्कार। मैं उपेंद्र उपाध्याय आपका स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व मिरर न्यूमेरिकल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मिरर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दोस्तों, इस फॉर्मूले को हम जानते तो हैं, लेकिन इसका जो यूज होता है, यूज करने पर हम कंफ्यूज रहते हैं कहां कि कब प्लस लिया जाएगा, कब माइनस लिया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल काका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इस वीडियो को देखने से पहले मिरर न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को, जो भी वीडियो है 10 से 15 मिनट की होगी, लेकिन दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो दोस्तों ये वीडियो आपको न्यूमेरिकल की जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट कर देगी। तो दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से जो भी मैं बताऊंगा इससे संबंधित क्वेश्चन आपके, चाहे आप यूपी बोर्ड एग्जाम फाइट कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फाइट कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बोर्ड में आ सकता है। ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसको, और 12th क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। एक गुजारिश करना चाहूंगा आपसे कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको तो बेनिफिट हो ही, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी यह वीडियो काफी फायदा पहुंचा सके। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट की वीडियो की ध्यान से देखें, और इसको यूज करने के लिए कब प्लस कब माइनस लिया जाता है उसको बताने से पहले मैं बेसिक्स की बात करूंगा। बेसिक्स का मतलब मैं बात करूंगा दर्पण क्या होता है। तो दर्पण क्या है? कोई भी कांच का ऐसा टुकड़ा हो सकता है जिसका एक तल कैसा हो, पॉलिशदार हो। पॉलिशदार का मतलब वन सरफेस इज पॉलिश्ड। एक सरफेस को क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। और अगर एक तल पॉलिशदार है तो दूसरा तल कैसा होगा? परावर्तक होगा। अगर ये कंडीशन है तो उस कांच के टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? हम उस कांच के टुकड़े को बोलेंगे, वह कांच का टुकड़ा क्या है? दर्पण है। और दर्पण यानी मिरर, मिरर को हम पहले 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है आपका समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। यानी फर्स्ट है आपका प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। दोस्तों, हम उसके बाद बात करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो जो गोलीय दर्पण है, मानकर चलिए ये कोई कांच का खोखला गोला है। क्या है? कांच का खोखला गोला। ये क्या है? आपका कांच का खोखला गोला है। इट मीन होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर को हम यहां से क्या कर देंगे? कट कर देंगे, यानी काट देंगे। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जिसका एक तल कैसा होगा? पॉलिशदार होगा और दूसरा कैसा होगा? परावर्तक होगा। परावर्तक सतह का मतलब ये है, परावर्तक सतह का मतलब ये है कि उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड सरफेस का मतलब ये होता है कि लाइट में जब हम इस पे इंसिडेंट करेंगे, प्रकाश कणों को जब हम इस किसी भी तल पर डालें और उस तल से प्रकाश कण जाने के बाद वापस लौट जाएं, तो उस तल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे, यानी परावर्तक तल कहेंगे। ठीक। तो मेनली जो गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 2 तरह के हैं, यानी एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। तो देखो, अवतल दर्पण हम किसे बोलेंगे? ध्यान से देखें इसको, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, हालांकि दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो अवतल दर्पण है उसको कॉन्केव और उत्तल दर्पण है उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। ठीक। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल आ से अंदर की ओर हो। क्या हो? आ से अंदर की ओर हो, तो वह दर्पण क्या होगा? आ से अवतल होगा। ध्यान सुना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल आ से अंदर की ओर हो तो उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। दूसरा देखें, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। दोस्तों देखें, ये जो अवतल दर्पण है इसके बाहरी सरफेस पर, यानी उभरे हुए सतह पर, आउटर सरफेस पर ये क्या हो रही है? इस पे हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। क्या कर दी? यानी ये कैसा सरफेस है आपका? पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस है। और तो ये कैसा होगा आपका? ये जो सतह होगी वो होगी अपने आप में परावर्तक सतह। कैसी सतह? परावर्तक सतह। तो देखो,
ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो परावर्तक तल है वो कहाँ है, अंदर की ओर। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल आ से अंदर की ओर हो तो दर्पण क्या कहलाएगा, वह दर्पण कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। अब ये इसका अंदर का जो तल है, इनर्ट सरफेस है, उस इनर्ट सरफेस पर क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। क्या हो रही है, अंदर की सतह पर क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। तो जो इसका बाहरी सतह है, आउटर सरफेस है, उस आउटर सरफेस को हम कौन सा सरफेस बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस। कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इट मीन व्हिच आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन जिसका परावर्तक तल उससे उभरा हुआ हो तो दोस्तों उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये जो आपको इनके डेफिनेशन है काफी समझ में आई होंगी, लेकिन हमें इन द लास्ट हमें कहां पहुंचना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को यूज कैसे करें। तो दोस्तों यूज करने के लिए हमें माइनस और प्लस वाली वैल्यू पता होना चाहिए। माइनस और प्लस का हम पता तब कर सकते हैं जब हमें इनकी रियल डेफिनेशन पता हो, इनकी स्ट्रक्चर हमारे माइंड में क्लियर हो। तो जो भी इसके माइनस प्लस वाले साइन हैं तो उनको हम इनके स्ट्रक्चर से, इनकी जो रियल जो संरचना है उनकी तो दोस्तों इनको हम तब यूज कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कहां प्लस लेते हैं कहां माइनस लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक चिन्ह प्रपाटी नियम होता है। क्या होता है दोस्तों, चिन्ह प्रपाटी, यानी साइन कंजर्वेशन लॉ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी इस मिरर का पोल है, जो भी इस मिरर का पोल है, उस मिरर के पोल को हम क्या कंसीडर करके मान, जो भी इसका जो ध्रुव होता है उसको हम ध्रुव को क्या मानकर चलते हैं, मूल बिंदु मानकर चलते हैं। तो देखो मूल बिंदु में आपने देखा होगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वहां आपने पढ़ा हुआ इसको कि जब हम लेफ्ट में चलेंगे तो साइन कैसा लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा, इट मीन नेगेटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम राइट में चलने पर साइन कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और ऊपर चलेंगे मूल बिंदु से ऊपर की ओर तो साइन कैसा लिया जाएगा, आपका प्लस का लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम मूल बिंदु के नीचे की ओर जाएंगे तो मिरर में उस वैल्यू को कैसा लिया जाएगा भाई, उसको लिया जाएगा नेगेटिव। कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो दोस्तों अब इससे आगे हम देखेंगे जो भी हमारे कॉनकेव मिरर हैं, उन कॉनकेव मिरर से 6 इमेज बनने की कंडीशन होती है। कॉनकेव मिरर से कितनी कंडीशन होती है, 6 कंडीशन होती है। उन 6 कंडीशन को, यानी 6 जो कंडीशन है उनको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। केवल एक डायग्राम, क्या बोला मैंने, केवल एक डायग्राम ही आपको जो 6 इमेज हैं उनको आपको माइंड में छाप देने वाले हैं। गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। दोस्तों हमारे जो स्फेरिकल मिरर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। दोस्तों इसकी 6 स्थितियां होती हैं, 6 कंडीशन होती हैं, उनको हम केवल एक ही डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपने इसको बुक में पढ़ा जरूर होगा, अगर आप इस मेथड से इसको ढंग से देख लेंगे तो ये परमानेंट आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा। तो देखिए, तो जो ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 ये जो दिखाई दे रहा है, यानी ये जो कंडीशन है ये ओ जैसी आकृति दिखाई दे रही है। ओ जैसा जो शेप है उसका मतलब है ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी ये 1 2 3 4 5 है, ये वस्तु की स्थितियां हैं। तो सबसे पहले की जो स्थिति है 1 नंबर, तो इसको हम बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। ठीक है, सबसे पहले वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत पर। और ये सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मीन वक्रता केंद्र। और जो 5th कंडीशन है वो है मुख्य फोकस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो देखें अब वस्तुएं इन 6 स्थितियों में रखी जा सकती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। इट मीन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। 5th कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज
पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में देना है कि जो भी प्रतिबिंब नीचे बनेंगे उन प्रतिबिंबों को हम कैसा बोलेंगे, उल्टा प्रतिबिंब बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, उल्टा प्रतिबिंब। जो भी प्रतिबिंब इस गोलीय दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर बनेंगे, ठीक है, तो उन प्रतिबिंबों को हम कैसा प्रतिबिंब बोलेंगे, सीधा। सीधे का मतलब इरेक्ट इमेज होगा। देखिए इसके हमारे पास दो प्रकृति के इमेज हैं। We have a two nature of image, first real and virtual, वास्तविक और उल्टा। तो देखो अब आभासी इमेज होगा तो आपको याद रखना है लास्ट में क्या आ रहा है, सी। तो सी का मतलब क्या है, सीधा। अगर इमेज वर्चुअल है तो उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इसका मतलब सीधा होगा। दूसरा, अगर इमेज वास्तविक है तो इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उस वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब, यहाँ नंबर 1 है, प्रतिबिंब की नंबर 1 कंडीशन में जाइए आप। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे छोटे प्रतिबिंब का मतलब है ये बिंदु साइज का मिलेगा। कौन से साइज का, बिंदु साइज का। ठीक है। When an object is placed at infinite, image will form at principal focus and it is shortest image in size and its nature is real and inverted. यानी ये वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, when an object is placed between infinite and center of curvature, the image will be formed between center of curvature and principal focus. जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। साइज में छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा। थर्ड कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहां रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब, 3 को 3 से मिलाओ, यानी यही कंडीशन है, प्रतिबिंब वही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और आकार में वस्तु के बराबर का बनेगा। प्रकृति, वास्तविक और उल्टा। तो एक बार इंग्लिश में देखिए। When an object is placed at the center of curvature, then image will formed at the center of curvature and equal size of object. इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, इक्वल, और उसका नेचर क्या होगा भाई, नेचर होगा उसका वास्तविक और उल्टा, यानी रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड कंडीशन के बाद फोर्थ कंडीशन पर आएंगे। When an object is placed between center of curvature and principal focus, then image will formed between center of curvature and infinite and larger in size, larger than object, and its nature is real and inverted. जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो वस्तु से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और यह वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। फिफ्थ कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, प्रिंसिपल फोकस पर रखी हो, तो वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा, इनफाइनाइट में बनेगा, यानी अनंत पर बनेगा। यानी जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। सिक्स्थ कंडीशन देखो, अवतल दर्पण में 5 स्थितियां ऐसी होती हैं कि उनका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन छठवीं जो कंडीशन है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। कुछ जगह पर आपको ऐसा बोला जा सकता है कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं, ऐसा गलत है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं।
क्योंकि सबसे बड़ा तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा लेकिन सबसे बड़ा नहीं बनेगा, ध्यान रखना। When an object is placed between principal focus and pole, then image will formed behind the mirror and it is larger than object but not the largest and its nature is virtual and erect। इसी का ध्यान रखना। देखो अगर ये आपको 6 कंडीशन आप अपने माइंड में रख सकते हैं तो जो इनके लिए श्राइन कन्वर्जन है, जैसा आपको लिखा जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व न्यूमेरिकल, तो वो यहीं से निकल कर आएगा। बेसिक यही है इसका, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे सब यहीं से क्लियर होगा, कुछ भी चीज रटने की नहीं है। जो ये जो टेबल दिखाई दे रही है, ये टेबल जो है कंक्लूजन है पूरा यहीं से निकल कर आया है। तो आप इन 6 कंडीशन को अपने माइंड में रखें, एक बार रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसे दर्पण का नाम बताइए जिससे प्रतिबिंब सदैव आभासी बने, देखो आभासी से भी बन रहा है, आभासी से भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सदैव आभासी बने तो वो कौन सा है, उत्तल दर्पण है। आभासी से बना है लेकिन सदैव नहीं, क्योंकि इससे तो वास्तविक नहीं बन रहा है। तो देखो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस। When an object is placed at infinite, image will formed at principal focus and it is shortest image। कैसा होगा ये, शॉर्टेस्ट इमेज होगा, यानी बहुत छोटा होगा। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा और ये वस्तु से बड़ा बनेगा। आप इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी और सीधा होगा। When an object is placed between infinite and pole, the image will formed between pole and principal focus and it is larger than object and its nature is virtual and erect। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं आभासी और सीधा, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जो कुछ कंडीशन दिखाई दे रही हैं, 6 कंडीशन है, इनमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो एक दूसरे के आप कह सकते हैं विपरीत हैं। वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। When an object is placed at infinite, image will form principal focus। इनफाइनाइट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल फोकस पर, और फोकस पर रखा होगा तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर। क्लियर है कि नहीं दोनों को। दूसरा, when an object is placed between infinite and center of curvature, ठीक, image will formed between center of curvature and principal focus। यानी जब ऑब्जेक्ट 2 नंबर पे हो इमेज यहां बनेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट 4 नंबर पे हो तो इमेज यहां बनेगा। यानी पहली और 5वीं कंडीशन इनफाइनाइट और प्रिंसिपल फोकस, दूसरा और यानी सेकंड और फोर्थ, दूसरा और जो चौथी कंडीशन है उसमें एक दूसरे के अपोजिट है। जब वस्तु यहाँ रखी होगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा यानी फोर्थ कंडीशन में, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। जो थर्ड कंडीशन है वो तो अपने आप में इक्वल ही है, वो तो रटना ही नहीं है, ठीक है। छठवीं कंडीशन अपने आप में विशेष है, ये आपको याद रखनी है। और आप इसको ऐसा फील करेंगे कि जब वस्तु दर्पण से बहुत दूर रखी होगी तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और जैसे जैसे आप दर्पण के पास जाएंगे तो वह क्या होगा, दर्पण के पास जाएंगे तो इमेज बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आपने भी फील किया होगा कि जब आप दर्पण के समीप जाते हैं तो आपका जो इमेज है, आपका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है, और दर्पण से जब दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। तो इन कंडीशन से भी याद रख सकते हैं आप इसको। फिर चलेंगे हम इनके चिन्ह प्रॉपर्टी के लिए, चिन्ह कैसे लेंगे। तो जो भी ये लिखा है इसको रटेंगे, समझें। देखो ऑब्जेक्ट की बात करें, वस्तु की बात करें, वस्तु को आप मिरर में लें चाहे लेंस में लें,
वस्तु को सदैव उल्टे हाथ की ओर ही रखा जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन लेफ्ट साइड। और हमने इससे पहले देखा था कि जो इसका जो पोल होता है, इस पोल को हम मूल बिंदु मानते हैं, ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। और इस मूल बिंदु से जब लेफ्ट में चलेंगे तो डिस्टेंस कैसी दी जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। कैसे ली जाएगी? नेगेटिव। तो वस्तु अगर सदैव लेफ्ट में रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड किया जाएगा कहां? लेफ्ट साइड में। तो चाहे आप अवतल दर्पण में जाए चाहे उत्तल दर्पण में जाए, वस्तु की दूरी सदैव किससे कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय u। देखो कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है कि वस्तु की दूरी और वस्तु की लंबाई। तो देखें, जैसे सपोज कीजिए ये क्या है? ये मिरर है और इस मिरर के सामने जैसे मैं खड़ा हूं, तो इस मिरर से, इस दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, दैट इज u। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर रखा हुआ। और लंबाई का मतलब क्या है? इस तरह से, ये जैसे मानकर चलिए ये मार्कर है, यहां से लगभग 20 सेंटीमीटर पर या 1 मीटर, मान लो 1 मीटर पर रखा हुआ है, तो 1 मीटर तो यू हो गई। और ये इसकी जो हाइट है, ये इसकी लेंथ है, और लेंथ को हम ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स और वाई और कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको आप ओ से डिनोट कीजिए। इट मीन ओ फॉर ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु की दूरी क्लियर हुई, सदैव कैसे ली जाएगी? ऋणात्मक। ठीक है। दूसरा वक्रता त्रिज्या, ये माइनस प्लस देखने से पहले इस तरफ देखें। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस होगी प्लस होगी, कॉनकेव के लिए क्या होगी, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगी? देखो जैसे मानकर चलिए हमने इसको पढ़ा था स्फेरिकल मिरर में कि इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। ये एक गोली दर्पण के ये खोखले गोले के भाग होते हैं। तो जैसे मानकर चलिए ये इस तरह से कोई पूरा खोखला गोला होगा, होलो स्फीयर होगा, इसमें से हमने इतना पीस काटा। तो आप अपने माइंड से कैलकुलेट करके बताइए, अगर ये इस तरह से गोला होगा तो क्या इसकी रेडियस इधर होगी? नहीं साहब, इधर होगी। रेडियस कहां होगी इसकी? लेफ्ट में होगी। और भाई साहब अभी हमने देखा था कि इस पोल के लेफ्ट में जाएंगे, कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। तो वक्रता त्रिज्या कैसी होगी इसकी? नेगेटिव होगी। अब इसमें आइए उत्तल में, यानी कॉन्वेक्स में बात करें। अगर ये कोई पहले होलो स्फीयर था तो इसकी जो रेडियस होगी वो कहां होगी? राइट में। और राइट में ली जाने वाली सभी दूरियां कैसी होती है? धनात्मक। यानी राइट में चलेंगे पॉजिटिव और लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव। तो देखो अवतल में कहां होगी? लेफ्ट में। तो अवतल के लिए नेगेटिव होगी। उत्तल में कहां चलेंगे आप? राइट में चलेंगे। उत्तल में कहां चलेंगे? राइट में। और इसमें कहां चलेंगे? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में ली जाने वाली नेगेटिव और राइट में ली जाने वाली पॉजिटिव। ठीक। दूसरा फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी बराबर होती है r/2 की, यानी प्रिंसिपल फोकस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस, यानी f इज इक्वल्स टू r/2। f डिपेंड किन पे करेगा? रेडियस पे। अगर रेडियस नेगेटिव तो प्रिंसिपल फोकस भी नेगेटिव, वक्रता त्रिज्या नेगेटिव तो फोकस दूरी भी नेगेटिव। इसी प्रकार यहां पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? फिर बात करें प्रतिबिंब की दूरी। इसकी दूरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसमें? अवतल में। यहां देखिए हमारे कितने इमेज हैं इसमें? 5 इमेज ऐसे हैं जिनमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका मतलब दर्पण के सामने। दर्पण के सामने का मतलब बताइए सभी। लेफ्ट में बन रहा है ये इमेज, इस प्रिंसिपल फोकस के लेफ्ट में है या राइट में है? इमेज कहां है भाई? ये लेफ्ट में है। इमेज कहां है? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में ली जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। कैसी ली जाएंगी? ऋणात्मक। नेगेटिव हो गया। दूसरा इसमें देखो हमने अवतल में इसको माइनस भी लिया जाता है और प्लस भी लिया जाता है। प्लस कब लिया जाएगा? यानी इन 6 कंडीशन, जब वस्तु कहां रखी हो? मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच। ठीक है। तो उस स्थिति में दर्पण के पीछे बनेगा, यानी बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज। और बिहाइंड द मिरर इमेज होगा
तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब के लिए हम क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। अगर क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हैं और न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण में यानी इन कॉनकेव मिरर in which condition image can be virtual when a distance of object is less than principal focus। जब वस्तु की दूरी प्रिंसिपल फोकस से कम हो, वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां इमेज कहां बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी बनेगा तो उस इमेज की दूरी कैसी ली जाएगी, प्लस ली जाएगी। इमेज की दूरी कैसी ली जाएगी, प्लस। लेकिन बात करें अगर हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी दर्पण के पीछे। पीछे का मतलब इमेज कहां बन रहा है, राइट में बन रहा है। और राइट में बन रहा है तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो ये कुछ चिन्ह लेने के लिए आपके पास टिप्स हैं, इनको रटे नहीं। यहाँ बेसिक से आप समझें इनको, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखना वीडियो। क्लियर दोस्तों, इस वीडियो में हमने इसके थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किया है। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम इसके कुछ 4 से 5 ऐसे एग्जांपल करेंगे जिससे आपको जो कुछ भी है ये क्लियर हो जाए। दोस्तों, जैसे बुखार में पैरासीटामोल काम करती है, उसके बाद एक एंटीबायोटिक देनी होती है। इसी प्रकार ये जो आपको मिरर का जो बुखार था उसके लिए पैरासीटामोल है। और जब तक आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एंटीबायोटिक नहीं ले रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगी। तो जो अगला लेक्चर आए, अगला जो वीडियो आए, अगला जो पार्ट आए, उसको आप जरूर देखें। उसको ये आपको प्रोवाइड होगा। जो अगला पार्ट है वो मंडे को शाम 7 बजे प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे भी आप जरूर देखें। मंडे मतलब 13 फरवरी। क्लियर, इस तारीख को सेकंड पार्ट आएगा, इसको जरूर देखें दोस्तों। इस वीडियो में मैंने काफी मेहनत की आपको सारी चीजें क्लियर कराने की। ऐसे पॉइंट्स जो कुछ जगह पर रटाए जाए आपको, लेकिन यहाँ मैंने पूरा बेसिक से आपको क्लियर कराने की कोशिश की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि दोस्तों अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी नीड है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत लगी है, तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अगला वीडियो आपको मंडे को मिलेगा, मंडे यानी 13 फरवरी। धन्यवाद।